हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल जियोग्राफी एग्ज़ाम गुरु। आप सभी का मेरे चैनल पर वेलकम है। तो इसके पहले की वीडियो में मैंने यूजीसी नेट पेपर एडुकेशन का जो है 2020 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रही थी। तो इसका जो है टोटल आप जानते हो 100 क्वेश्चन होता है, जिसमें से 50 क्वेश्चन मैंने इससे पहले की वीडियो में करवाया है। एंड आपको हर साल का प्रीवियस ईयर वीडियो मिल जाएगा मेरे चैनल पे, आप एक बार जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो देखिए 2020 का जो क्वेश्चन सब है, इसका लेवल काफ़ी हाई है। क्वेश्चंस काफ़ी डिफरेंट टाइप के पूछे गए थे। तो इसका जो है 50 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, 50 क्वेश्चन आज कराऊंगी। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो 51 नंबर क्वेश्चन में देखिए आपको पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन से कार्यक्रम सेवारत यानी जो अभी हैं, ठीक है, शिक्षक सेवारत शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार से संबंधित है। पहला, अध्यापक शिक्षा में आधारभूत पाठ्यक्रम, कौशल विकास कार्यक्रम, विशेष विषयों में शिक्षण शास्त्र संबंधी पाठ्यक्रम, प्रविष्ट प्रशिक्षण। ई में है प्रवीणता विकास हेतु सूक्ष्म अनुरूपण। तो इसका ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी, बी, डी और ई, ठीक है, बी, डी और ई। तो बी में आपका क्या था, बी में था कि इसमें क्या था आपका बी में कि कौशल विकास कार्यक्रम, है ना। तो बी, डी में था प्रविष्ट प्रशिक्षण और ई में प्रवीणता विकास हेतु सूक्ष्म अनुकूलन, ठीक है। तो ये सारा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर, प्रतिदर्श चयन निम्नलिखित विधियों में से कौन सी संभाव्यता पर आधारित है। तो प्रतिदर्श चयन, गुच्छा प्रतिदर्श प्रतिचयन, प्रतिदर्श मतलब मॉडल होता है, अनुपातिक और सैंपल होता है। प्रतिदर्श चयन निम्नलिखित विधियों में से कौन संभाव्यता पर आधारित है। गुच्छा प्रतिदर्श, अनुपातिक प्रतिदर्श, व्यवस्थित प्रतिदर्श या बीमात्मक प्रतिदर्श या स्तरित प्रतिदर्श। तो इसमें ऑप्शन जैसे दे दिया है, इसमें से आपको चूज़ करना है। तो कौन सा हो जाएगा इसका, देखिए 50 क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल सही, इसका हो जाएगा बी, ए, सी और ई। तो हम लोग देखते हैं ए में क्या है। ए में है संभाव्यता पर आधारित, तो इसमें गुच्छा प्रतिदर्श है, व्यवस्थित प्रतिदर्श है, ठीक है, और ई में है स्तरित प्रतिदर्श है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, निम्नलिखित सूची में से उन विशेषताओं को चिन्हित करें जो शोध में एक उत्कृष्ट परिकल्पना से संबंधित है। तो देखिए पहला है व्याख्या की सहजता, व्याख्या की सत्याभाषिता, अधिधारणाकृत संबंधों को सत्यापित करने में अत्यधिक क्लिष्टता, विद्यमान सिद्धांत से संबंधित नहीं, चरों में प्रतिपादित संबंध की संप्रत्यात्मक स्पष्टता। और इसमें विकल्प दिया हुआ है, ठीक है। तो विकल्प के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, डी। डी में देखिए क्या है, डी में है केवल ए, बी और ई। ए में आपका है व्याख्या की सहजता, व्याख्या की सत्यभाषिता, और ई में है चरों में प्रतिपादित संबंध की संप्रत्यात्मक स्पष्टता, चरों में प्रतिपादित संबंध की संप्रत्यात्मक स्पष्टता, ठीक है। तो जो शोध में एक उत्कृष्ट परिकल्पना से ये तीनों संबंधित है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मास्लो की मानवीय आवश्यकताओं के संबंध में प्रतिपादित के पदानुक्रम में आवश्यकता अधिगम का सही अनुक्रम कौन सा है। सुरक्षा की आवश्यकताएं, प्रेम और दायित्व की आवश्यकताएं, शरीर क्रियात्मक आवश्यकताएं, आत्मसिद्धि की आवश्यकताएं और सम्मान की आवश्यकताएं। तो इसमें देखिए इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए, सी, ए, बी, ई, डी। तो देखिए यानी ए, बी, सी, डी, ई यानी सारे ऑप्शन ही, लेकिन इसको क्या करना है, सजाया हुआ है। तो मास्लो का जो मानवीय आवश्यकता के संबंध में प्रतिपादित के पदानुक्रम में आवश्यकता अधिगम का सही अनुक्रम पहले है
सी यानी शरीर क्रियात्मक आवश्यकता, पहले आप शरीर का क्रिया का के लिए जो आवश्यक है वो ज़रूरी है। सी के बाद है ए सुरक्षा, जब आपका शारीरिक क्रियात्मक का पूरा हो गया तब क्या चाहिए, सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा के बाद प्रेम और ददित्व की आवश्यकता चाहिए। उसके बाद है आपका सम्मान की आवश्यकता, और डी में लास्ट में होगा आत्मसिद्धि। ये जो आत्मसिद्धि है वो सबसे अंत में हो जाएगा। पाठ्यक्रम विकास में सम्मिलित कार्यों का सही क्रम क्या है, तो देखिए पहला है लक्ष्यों और उद्देश्यों का निर्धारण, आवश्यकताओं का आकलन, उपयुक्त नैमित्तिक रणनीतिक का चयन, चयनित और सुव्यवस्थित अंतःवस्तु। उसके बाद ई में है अधिगम और अनुदेशन की प्रभाविता का मूल्यांकन, और यहाँ पे कोड दिया हुआ है तो इसमें सबका सही क्या है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी, BADCE। ठीक है, तो सबसे पहले जो होगा वो होगा बी, और फिर होगा आपका, तो देखिए इसमें सबसे पहले हो जाएगा बी आवश्यकताओं का आकलन, पहले होना चाहिए आवश्यकता का आकलन, फिर लक्ष्यों और उद्देश्यों का निर्धारण करना, आवश्यकता का आकलन करना, फिर लक्ष्य उद्देश्यों का निर्धारण करना, फिर चयनित और सुव्यवस्थित अंतःवस्तु, उसके बाद आएगा फिर उपयुक्त नैमित्तिक रणनीति का चयन, और अंत में ई होगा अधिगम और अनुदेशन की प्रभाविता का मूल्यांकन। ठीक है, उसके बाद होगा ई, तो उस हिसाब से ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, निम्नलिखित कथनों में से उन कथनों को पहचानें जो प्रवीणता आधारित पाठ्यक्रम से संबंधित है। पहला है व्यक्तियों की योग्यताओं एवं अधिगम शैली को समर्थन प्राप्त होता है, व्यक्तियों को स्मृति पर आधारित ज्ञान पर बल दिया जाता है, व्यक्तियों का उनकी क्षमता को संवर्धित करने के लिए मदद दी जाती है, व्यक्तियों की अनुक्षेत्र विशिष्ट प्रवीणता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, एक आदर्शवादी परिप्रेक्ष्य में पाठ्यक्रम अभिकल्पित होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, ए, सी और डी। ए, सी और डी। ए में है व्यक्तियों की योग्यताओं एवं अधिगम शैली को समर्थन प्राप्त होता है, व्यक्तियों का उनकी क्षमता को संवर्धित करने के लिए मदद दी जाती है, व्यक्तियों की अनुक्षेत्र विशिष्ट प्रवीणता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यवहार आशोधन हेतु प्रशिक्षण में स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन की पद्धति का अनुप्रयोग निम्नलिखित में से कौन से प्रणालीगत प्रकारों के उदाहरण हैं जिनमें नकारात्मक प्रबलन का दिया जाना प्रबलन संकेत की उपस्थिति या अनुपस्थिति में अनुक्रिया उत्पन्न या अवरुद्ध करने पर निर्भर कराया जाता है। तो देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा क्वेश्चन है, इसका आंसर देखिए क्या होगा। पहला ए में है पुरस्कार अधिगम, अकर्म अधिगम, दंड अधिगम, परिहार अधिगम, विभेदीकृत क्रिया प्रसूत अधिगम, और निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर को चुनें। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, केवल बी, सी और डी। एक बार फिर से देखिए, बी में है अकर्म अधिगम, दंड अधिगम, बी, सी और डी में है परिहार अधिगम। यानी व्यवहार आशोधन हेतु प्रशिक्षण में स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन की पद्धति का अनुप्रयोग, तो किसका उदाहरण है, नकारात्मक वाला पूछ रहा है तो वही होगा अकर्म दंड परिहार अधिगम। ठीक है, क्योंकि पुरस्कार अधिगम तो सकारात्मक में आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, निम्नलिखित में से किन कथनों में मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का वर्णन किया गया है। पहला है मानसिक विकारों की रोकथाम, बी में है व्यक्ति और समूह के मानसिक स्वास्थ्य का संरक्षण, सी में व्यक्ति की सुरक्षा और स्वाभिमान संबंधी आवश्यकताओं की संतुष्टि, मानसिक अस्वस्थता के उपचार के लिए चिकित्सीय उपायों का अन्वेषण और उपयोग, ई में है समूह में अंतर वैयक्तिक संबंधों को प्रोत्साहन देना, और यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है देखिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, बी और डी। ठीक है, ए में है मानसिक विकारों की रोकथाम, बी में है व्यक्ति और समूह के मानसिक स्वास्थ्य का संरक्षण, ठीक है, और डी में है मानसिक अस्वस्थता
के उपचार के लिए चिकित्सीय उपायों का अन्वेषण और उपयोग। तो ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 NCF 2005 द्वारा शिक्षकों के लिए निम्नलिखित में से कौन से बदलावों का सुझाव दिया गया। ठीक है, पहला है ज्ञान संवितरण में ज्ञान स्वामित्व, विषयगत से बहु विषयगत ध्यान केंद्रण, अधिगमकर्ता की स्वायत्तता से शिक्षक के निर्देशन, शिक्षक केंद्रित से अधिगमकर्ता केंद्रित अभिकल्प, कक्षा की चार दीवारी से आसपास और कक्षा से बाहर का क्षेत्र, और यहाँ विकल्प दिया गया है। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, डी और ई। ठीक है, बी, डी और ई। बी में है विषयगत से बहु विषयगत ध्यान केंद्रण, शिक्षक केंद्रित से अधिगमकर्ता केंद्रित अभिकल्प, और कक्षा की चार दीवारी से आसपास और कक्षा के बाहर का क्षेत्र। तो ये था आपका NCF 2005 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा की अवधारणाएं जिन्हें वेदांत द्वारा आधिकारिक स्वीकृति दी जाएगी क्या है। सभी तीन क्यू, IQ, EQ और SQ के साथ बुद्धिमत्ता को जागृत करना, शिक्षा का व्यवसायीकरण। सी में समावेशी शिक्षा, डी में सरीसृपवत नेतृत्व प्रतिमान, ई में सभी के लिए शिक्षा। निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर को चुनें। यहाँ पे आपको बोल रहा है कि कौन सा सही है। तो देखिए इसका जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, A, C और E। ठीक है, डी होगा A, C और E। ए में है सभी शिक्षा की अवधारणा जिन्हें वेदांत द्वारा आधिकारिक स्वीकृति दी गई है। पहला है सभी तीन क्यू, IQ, EQ और SQ के साथ बुद्धिमत्ता को जागृत करना। ठीक है, उसके बाद है सी में समावेशी शिक्षा, और देन है ई सभी के लिए शिक्षा। उसके बाद है 61 सावित्रीबाई फुले को नीचे की सूची के अंतर्गत कौन से क्षेत्रों में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। शांति शिक्षा, कला शिक्षा, अनुसूचित जातियों की शिक्षा, महिलाओं की शिक्षा, बाल देखभाल शिक्षा। अब निम्नलिखित विकल्प में से चुनाव करना है। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी और डी। सी में क्या है, अनुसूचित जातियों की शिक्षा और महिलाओं की शिक्षा। ठीक है, निम्नलिखित सूची में से उन कारकों की पहचान करें जो सामाजिक गतिशीलता में सहायता करते हैं। सामाजिक गतिशीलता में कौन सहायता करता है, शिक्षा, जाति, आय, व्यवसाय या पंथ। अब यहाँ विकल्प दिया हुआ है तो देखिए इसके जो आंसर हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, डी, A, C और डी। इसका ऑप्शन होगा A, C और डी। ए में देखिए क्या है, सामाजिक गतिशीलता में पहला होगा शिक्षा, व्यवसाय, ठीक है, उसके बाद आय। सूची 1 और में दी गई दिव्यांगता का सूची 2 में उसके विवरण से मिलान करें। पहला है डिस्प्रैक्सिया, ध्यान देने में कठिनाई और परिणाम जाने बिना कार्य करना। डिसलेक्सिया, साक्षरता और भाषा संबंधी कौशल के विकास में कठिनाई। ADHD, संप्रेषण में गलत शब्द के प्रयोग के साथ जुड़ी लेखन में कठिनाई। और डिस्ग्राफिया, गतिक समन्वय में कठिनाई जिसमें त्रुटि और दोषपूर्ण गति हो। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है और इसका आपको क्या करना है, चूज़ करना है कि किसका क्या होगा। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी। ठीक है, इसका आंसर डी होगा। 4, 2, 1, 3। अब चलिए मैं बताती हूँ किसका क्या होगा। तो जैसे कि है पहला वाला डिस्प्रेक्सिया। ठीक है, डिस्प्रेक्सिया का हो जाएगा क्या, गतिक समन्वय में कठिनाई जिसमें त्रुटिपूर्ण एवं दोषपूर्ण गतिक होती है। ठीक है, तो डिस्ग्राफिया का क्या हो गया, गतिक समन्वय में कठिनाई जिसमें त्रुटिपूर्ण और दोषपूर्ण गतिक होती है। उसके बाद है डिसलेक्सिया का हो जाएगा साक्षरता, 2 नंबर, साक्षरता और भाषा संबंधी कौशल के विकास में कठिनाई। डिसलेक्सिया में साक्षरता और भाषा संबंधी कौशल के विकास में कठिनाई। उसके बाद है ADHD, इसका क्या हो जाएगा,
ध्यान देने में 1 नंबर, ध्यान देने में कठिनाई और परिणाम जाने बिना कार्य करना। ADHD ध्यान देने में कठिनाई और परिणाम जाने बिना ही कार्य करना। उसके बाद है उसके बाद है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया का हो जाएगा संप्रेषण में गलत शब्द के प्रयोग के साथ जुड़ी लेखन में कठिनाई। तो डिस्ग्राफिया का क्या हो जाएगा? 3 नंबर, संप्रेषण में गलत शब्द के प्रयोग के साथ जुड़ी लेखन में कठिनाई जो है डिस्ग्राफिया कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर, सूची दिया हुआ है 1 और 2। 64 का है परिस्थितिगत नेतृत्व और प्रदायी शक्ति संसाधन। पहला है निर्देशात्मक शैली, HTLR निर्देशात्मक शैली है। समर्थन प्रदायी शैली है। प्रतिभागपरक शैली है, LT। उसके बाद है प्रतिनिधानात्मक शैली। ठीक है, HT मतलब उच्च कार्य और LT मतलब होता है निम्न स्तरीय कार्य। ठीक है, HR मतलब उच्च संबंध, LR मतलब निम्न स्तरीय संबंध। और अब इसको यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, तो इनमें से क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा C। ठीक है, अब मैं आपको मिलान करके दिखाती हूँ। जैसे पहला है निर्देशनात्मक शैली। ठीक है, निर्देशनात्मक शैली HTLR निर्देशात्मक शैली का क्या हो जाएगा? देखिए HT मतलब बताई थी मैं आपको उच्च कार्य है। ठीक है, और LR मतलब हो गया निम्न स्तरीय संबंध। तो निर्देशात्मक शैली का हो जाएगा बाध्यकारी शक्ति। ठीक है, निर्देशात्मक शैली बाध्यकारी शक्ति। समर्थन प्रदायी शैली, समर्थन प्रदायी शैली का होगा पुरस्कार प्रदायी शक्ति। क्या होगा? पुरस्कार प्रदायी शक्ति जो है समर्थन प्रदायी का होगा। प्रतिभागपरक शैली, प्रतिभागपरक शैली का होगा सूचना शक्ति। प्रतिभागपरक शैली सूचना शक्ति। और प्रतिनिधिनात्मक जो है शैली, प्रतिनिधिनात्मक शैली का क्या हो जाएगा? विशेषज्ञ शक्ति। प्रतिनिधात्मक शैली का विशेषज्ञ शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर, सूची 1 और 2 से मिलान करें। सूची 1 में संगठन और सूची 2 में कार्यकरण का विवरण। एक संगठन दिया हुआ है, जैसे UGC क्या है? संगठन है। अभी आप एग्ज़ाम जो दीजिएगा UGC का ही, तो इस तरह से सारा UGC है, NAAC है, CABI है और NCTE है। और फिर यहाँ पे आपको कोड दिया हुआ है, तो और उसको क्या करना है? आपको मिलान करना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो C हो जाएगा। ठीक है, C होगा 2 4 1 3। यानी देखिए जो UGC है वो क्या है? जो UGC है वो है उच्चतर शिक्षा के मानकों का पालन और उनका विनियमन। UGC का कार्य क्या है? उच्चतर शिक्षा के मानकों का पालन और उनका विनियमन। और NAAC, ठीक, NAAC क्या है? शिक्षक शिक्षा संस्थानों के मानकों का। NAAC है शिक्षक शिक्षा संस्थानों के मानकों का, शिक्षक शिक्षा संस्थानों के मानकों का NAAC। और CABE, ठीक है, CABE इसका होगा उच्चतर शिक्षा के मानकों का। इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका हो जाएगा 4 नंबर उच्चतर अध्ययन। ए का UGC का हो गया 2 नंबर। ठीक है, UGC का क्या हो गया? UGC का 2 नंबर हो गया उच्चतर शिक्षा के मानकों का पालन। NAAC का हो गया उच्चतर अध्ययन संस्थानों के प्रत्यायन प्रदान करना। ठीक है, यानी इसका B का हो गया 4 नंबर उच्चतर अध्ययन संस्थानों के प्रत्यायन प्रदान करना। और CABE का क्या होगा? CABE का होगा शिक्षा के नई नीति और उसके कार्यक्रम तैयार करना। और NCTE का क्या होगा? शिक्षक शिक्षा संस्थानों के मानकों का विनियमन। ठीक है, 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, शिक्षण के स्तर दिए गए हैं और शिक्षा 2 में शिक्षक अधिगमकर्ता। तो देखिए इसमें है स्वायत्त विकास स्तर, स्मृति स्तर
अवबोध स्तर और विमर्शीय स्तर। ठीक, और नीचे दिया हुआ है उसके कूट। तो इसमें से आपको क्या लग रहा है इसका क्या होगा? तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो डी होगा, 2 4 3 1। ठीक, अब मैं आपको बताती हूँ 2 4 जो स्वायत्त विकास स्तर है इसका क्या हो जाएगा? स्वायत्त विकास स्तर का हो जाएगा स्वायत्तता की भावना जिसमें शिक्षक द्वारा किसी प्रकार के हस्तक्षेप करने की गुंजाइश न होना, एक प्रकार की निषेधात्मक शिक्षा। ठीक है, तो ये उसके बाद आपका क्या है? स्मृति स्तर। ठीक है, तो स्मृति स्तर का क्या था? स्मृति स्तर का हो जाएगा आपका नीचे 4 नंबर, सभी रूप में धारण हेतु तथ्यों की स्पष्ट एवं व्यवस्थित प्रस्तुति तथा उनका विवरण। ठीक है, ये होगा स्मृति स्तर का। उसके बाद है अवबोध स्तर। ठीक, सी नंबर में अवबोध स्तर। अवबोध स्तर का हो जाएगा यही संप्राप्ति को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से सकारात्मक एवं नकारात्मक उदाहरणों पर बल। ठीक, उसके बाद है विमर्शीय स्तर। तो विमर्शीय स्तर का हो जाएगा 1 नंबर, प्रतिभाग परक रूप में शिक्षक एवं विद्यार्थी द्वारा समस्या को उठाना और समस्या का समाधान करना। विमर्शीय स्तर मतलब क्या हुआ? प्रतिभाग रूप में शिक्षक एवं विद्यार्थियों द्वारा समस्या को उठाना और समस्या का समाधान करना, ये हुआ आपका विमर्शीय स्तर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यापक शिक्षा के प्रतिमान है और उसका विवरण है। फिर आपको देखना पड़ेगा इसमें क्या क्या है। प्रवीणता आधारित, व्यवहार परक, प्रेक्षा उन्मुख। तो इसमें ABC 3 ही दिया हुआ है और इसमें से देखिए जो होगा ऑप्शन वो हो जाएगा UGC नेट के अकॉर्डिंग A 4 3 1, यानी प्रवीणता आधारित। ठीक है, ये जो प्रवीणता आधारित जो प्रतिमान है, प्रवीणता आधारित का क्या होगा इसका विषय पर पूर्ण अधिकार। प्रवीणता आधारित मतलब विषय पर पूर्ण अधिकार प्रदर्शित करने के माध्यम से प्रतिभागी निपुण बन जाते हैं। विषय पर पूर्ण अधिकार प्रदर्शित करने के माध्यम से प्रतिभागी निपुण बन जाते हैं, तो ये हो जाएगा। उसके बाद है व्यवहार परक। व्यवहार परक का हो जाएगा 3 नंबर, अध्यापक प्रशिक्षण के लिए क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का प्रयोग। व्यवहार परक का होगा अध्यापक प्रशिक्षण के लिए क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का प्रयोग। उसके बाद है प्रेक्षा उन्मुख। ठीक है, प्रेक्षा उन्मुख का आपका 1 नंबर का हो जाएगा प्रश्न पूछकर प्रश्नों की जांच कर द्वारा शैक्षणिक विषय वस्तु का पता लगाना। प्रेक्षा उन्मुख क्या होगा? प्रश्न पूछकर और प्रश्नों की जांच द्वारा शैक्षणिक विषय वस्तु का पता लगाते हैं प्रेक्षा में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर, शोध का प्रकार दिया, रिसर्च से क्वेश्चन है और उसका विशेषता है। तो देखिए अन्वेषणात्मक है। ठीक है, पहले मैं शोध का प्रकार में क्या क्या है बता देती हूँ। अन्वेषणात्मक, लघु समूह आधारित, व्याख्यात्मक और त्रिभुजीकरण। ठीक, ये और अनुधैर्यात्मक, ये शोध के प्रकार हैं और उसके बारे में दिया हुआ है, तो आपको इसमें से मिलान करना है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है, अब जो है इसका बी होगा, मैं आपको मिलान कर करके बताती हूँ। तो देखिए एक एक को समझना ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन देखिए किसका कितना कठिनाई स्तर कितना है इसका। पहला जैसे है अन्वेषणात्मक। ठीक है, अन्वेषणात्मक शोध का प्रकार है। अन्वेषणात्मक का क्या विशेषता है? इसका विशेषता है सर्वप्रथम गुणात्मक प्रदत्त संकलित किए जाते हैं तथा उन्हें ही बाद में प्राधान्य मिलता है। तो इसका आपका क्या होगा? अन्वेषणात्मक का होगा सर्वप्रथम गुणात्मक प्रदत्त संकलित किए जाते हैं तथा उन्हें ही बाद में प्राधान्य मिलता है। ठीक, ये होगा अन्वेषणात्मक का। उसके बाद है लघु समूह आधारित। ठीक, लघु समूह आधारित का आपका हो जाएगा, लघु समूह आधारित का क्या होगा? 5 नंबर, प्रदत्तों के लिए सर्वांगपूर्ण विश्लेषण। क्या है? प्रदत्तों के लिए सर्वांगपूर्ण
विश्लेषण किसका, लघु समूह आधारित, ठीक है, शोध का ये प्रकार है पद्धतों के लिए सर्वांगपूर्ण विश्लेषण। उसके बाद है आपका सी में व्याख्यात्मक, ठीक, व्याख्यात्मक का आपका हो जाएगा सर्वप्रथम 4 नंबर, व्याख्यात्मक का 4 नंबर, सर्वप्रथम परिमाणात्मक प्रदत्त संकलित किए जाते हैं जो बाद में प्रधानता रखते हैं। सर्वप्रथम परिमाणात्मक प्रदत्त संकलित किए जाते हैं जो बाद में प्रधानता रखते हैं, ये हो गया व्याख्यात्मक का। उसके बाद है त्रिभुजीकरण, ठीक है, त्रिभुजीकरण का क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा त्रिभुजीकरण का। परिमाणात्मक एवं गुणात्मक प्रदत्त संकलित किए जाते हैं तथा उन्हें समन्वित किए जाते हैं। त्रिभुजीकरण में दोनों होगा, परिमाणात्मक और गुणात्मक, है ना, क्वालिटेटिव एंड जो आपका क्वांटिटेटिव, ठीक है, दोनों संकलित किए जाते हैं तथा उन्हें समन्वित किया जाता है। नेक्स्ट है अनुधैर्यात्मक, ई में, ठीक है, अनुधैर्यात्मकता का क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा एक जो बचा हुआ है 3 नंबर, एक इकाई के इतिहास का पूर्वव्यापी विश्लेषण, एक इकाई के इतिहास का पूर्वव्यापी विश्लेषण, ये होगा अनुधैर्यात्मकता का, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन। नेक्स्ट है सूची जटिलता के अनुसार पाठ्यक्रम परिवर्तन का प्रकार, ठीक। अब यहाँ पाठ्यक्रम परिवर्तन के प्रकार हैं और उसके उदाहरण हैं। पहला है प्रतिस्थापन, उसके बाद है बी में है बदलाव, सी में है अस्तव्यस्तीकरण, डी में है मूल्य उन्मुखता, ठीक है। अब इसका क्या करना है, मिलान करना है, तो आप ऑप्शन देख लीजिए। तो इसका देखिए जो होगा वो सी होगा, क्या होगा, सी। अब मैं बताती हूँ आपको। तो देखिए इसमें पहला जो था प्रतिस्थापन, ठीक है, तो प्रतिस्थापन का जो होगा वो 3 नंबर हो जाएगा। प्रतिस्थापन का नई पाठ्य पुस्तक पुरानी पाठ्य पुस्तक की जगह कार्य करती है। प्रतिस्थापन, ठीक है, ये पाठ्यक्रम परिवर्तन के प्रकार है। प्रतिस्थापन में नई पाठ्य पुस्तक जो है वो पुरानी पाठ्य पुस्तक की जगह कार्य करती है। उसके बाद 2 नंबर में है बदलाव, ठीक। तो देखिए बी में है बदलाव, बदलाव का क्या हो जाएगा, 4 नंबर, बदलाव में मौजूदा अधिगम सामग्री में नई अंतर्वम्न की शुरुआत, मौजूदा अधिगम सामग्री में नई अंतर्वम्न की शुरुआत, ये हो जाएगा आपका किसका, बदलाव का। उसके बाद है अस्तव्यस्तीकरण, ठीक है, सी में है अस्तव्यस्तीकरण, इसका आपका हो जाएगा अस्तव्यस्तीकरण का 2 नंबर, विशेष विषय को पढ़ाने के लिए दिए गए समय में परिवर्तन। अस्तव्यस्तीकरण का मतलब हुआ विशेष विषय को पढ़ाने के लिए दिए गए समय में परिवर्तन, ठीक है। उसके बाद है मूल्य उन्मुखता, मूल्य उन्मुखता का क्या क्या हो जाएगा, मूल्य उन्मुखता का होगा 1 नंबर। तो मूल्य उन्मुखता का हो जाएगा शैक्षिक विकास की उपेक्षा विद्यार्थियों के शैक्षिक विकास की अपेक्षा विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विकास पर जोर देता है, ठीक है। मूल्य उन्मुखता क्या होगा, शैक्षिक विकास की अपेक्षा विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विकास पर जोर देता है। शैक्षिक विकास की अपेक्षा विद्यार्थियों का, देखिए, व्यक्तिगत विकास पर जोर देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर। देखिए यहाँ पे एक तरफ दिया हुआ है, क्या बोल रहा है, सूची 1 CIPP में मूल्यांकन के प्रकार पर बनी है और जबकि सूची 2 इन मूल्यांकन के माध्यम से प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य है। तो मूल्यांकन के प्रकार में संदर्भ मूल्यांकन, आगत मूल्यांकन, प्रक्रिया मूल्यांकन और उत्पाद मूल्यांकन है। तो संदर्भ मूल्यांकन का क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए जैसे कूट दिया हुआ है, क्या इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हो जाएगा बी, ठीक है। अब मैं एक एक करके आपको बताती हूँ किसका क्या होगा। जैसे पहला है संदर्भ मूल्यांकन, ठीक, संदर्भ मूल्यांकन का आपका हो जाएगा विद्यमान अवसरों और आवश्यकताओं का निर्धारण और समस्या का निदान, ए का होगा 3, विद्यमान अवसरों और आवश्यकताओं का निर्धारण और समस्याओं का निदान। उसके बाद बी है आगत मूल्यांकन, आगत मूल्यांकन का होगा 4 नंबर, यानी आगत मूल्यांकन का हो जाएगा स्कूल प्रणाली क्षमताओं की पहचान करना और आकलन करना।
आगम मूल्यांकन, स्कूल प्रणाली क्षमताओं का पहचान करना और आकलन करना। उसके बाद है प्रक्रिया मूल्यांकन। प्रक्रिया मूल्यांकन का आपका हो जाएगा 1 नंबर, ठीक है। प्रक्रिया मूल्यांकन का हो जाएगा प्रक्रियात्मक अभिकल्प में या उसके क्रियान्वयन में त्रुटि को पहचानना। उसके बाद है उत्पाद मूल्यांकन। उत्पाद मूल्यांकन का हो जाएगा 2 नंबर, प्राप्त किए गए। उत्पाद मूल्यांकन का हो जाएगा प्राप्त किए गए उद्देश्यों और समावेशित अंतःवस्तु संबंधी सूचना को संप्रेषित करना। उत्पाद मूल्यांकन किससे कहेंगे? जो भी प्राप्त किया गया है उद्देश्यों और समावेशित अंतःवस्तु संबंधित सूचना को संप्रेषित करना उत्पाद मूल्यांकन कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर। इसमें देखिए बोल रहा है प्रज्ञा सिद्धांतों के नाम दिए गए हैं, जबकि सूची 2 में सिद्धांतों के प्रोत्साहकों को इंगित किया गया है। सूची 1 को 2 से क्या करना है? मिलान करना है। तो ए में है बहु कारक सिद्धांत। उसके बाद है बुद्धि की संरचना का प्रतिमान। सी में है बहु विभात्मक प्रज्ञा। डी में है भावात्मक प्रज्ञा, ठीक है। तो जैसे पहला है बहुकारक, बहुकारक का हो जाएगा 3 नंबर एल थर्सोटन। बहुकारक सिद्धांत का एल थर्सोटन, ठीक है। एल थर्सोटन हो जाएगा। उसके बाद है आपका बुद्धि की संरचना, ठीक है। बुद्धि की संरचना का आपका क्या होगा? जेपी गिलफोर्ड। बुद्धि की संरचना का प्रतिमान जेपी गिलफोर्ड। बहुविभात्मक का हो जाएगा होवार्ड गार्डनर। बहुविभात्मक प्रज्ञा होवार्ड गार्डनर। और भावात्मक प्रज्ञा का क्या हो जाएगा? तो भावात्मक प्रज्ञा का हो जाएगा बहुकारक सिद्धांत। भावात्मक का क्या हो जाएगा? डेनियल गोलमैन। भावात्मक प्रज्ञा का डेनियल गोलमैन। भावात्मक प्रज्ञा का हो जाएगा 1 नंबर का डेनियल गोलमैन। भावात्मक प्रज्ञा डेनियल गोलमैन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय विचारक और पुस्तकों के नाम हैं महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, श्री अरविंद, स्वामी विवेकानंद। और अब देखिए नीचे कोट दिया हुआ है, उनकी बुक है, उनसे मिलान करना है, तो इसका ऑप्शन डी होगा। अब मैं दिखाती हूँ आपको। महात्मा गांधी मिला देती। महात्मा गांधी का क्या होगा? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। महात्मा गांधी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। रविंद्रनाथ टैगोर, तो रविंद्रनाथ टैगोर का हो जाएगा क्या? दी होम एंड दी वर्ल्ड। रविंद्रनाथ टैगोर का हो जाएगा 3 नंबर, दी होम एंड दी वर्ल्ड। उसके बाद है श्री अरविंद। श्री अरविंद का होगा अ लाइफ डिवाइन। श्री अरविंद अ लाइफ डिवाइन। एंड स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का क्या हो जाएगा? वर्तमान भारत। स्वामी विवेकानंद का क्या होगा? वर्तमान भारत, ठीक है। महात्मा गांधी का माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। रविंद्रनाथ टैगोर का क्या हो जाएगा? दी होम एंड दी वर्ल्ड, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। यहाँ देखिए बोल रहा है कि सूची संख्या 1 के प्रकार और सूची 2 में सांख्य की 25 तत्व मीमांसात्मक श्रेणियाँ दी गई है। प्रकार और तत्व मीमांसात्मक श्रेणियाँ। अब है केवल कारण, ठीक है, प्रकृति। इसके बाद केवल प्रभाव, विकृति। कारण और प्रभाव दोनों, प्रकृति और विकृति दोनों, ना तो कारण ना तो प्रभाव, ना प्रकृति ना विकृति। और यहाँ पे दिया हुआ है तत्व मीमांसात्मक श्रेणी, तो इसको हमको क्या करना है? आपको मिलान करना है। तो 73 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ठीक है। अब चलिए, तो देखिए ऑप्शन ए में है केवल प्रकृति, ठीक है। तो ए का केवल प्रकृति का क्या हो जाएगा? 4 नंबर। केवल प्रकृति का हो जाएगा प्रकृति, ठीक है। उसके बाद है केवल प्रभाव या विकृति, ठीक है। केवल प्रभाव या विकृति, इसका क्या होगा? देखिए 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 गतिक अंग, मनस और 5 महाभूत, ये हो गया विकृति। 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 गतिक अंग, मनस और 5 महाभूत, ये हो गया केवल विकृति। कारण और प्रभाव दोनों, ठीक है, कारण और प्रभाव दोनों, इसका होगा महत, अहंकार और 5 सूक्ष्म तंत्र मात्राएं। तो सी का हो जाएगा 2, महत, अहंकार और 5 सूक्ष्म तंत्र मात्राएं। डी में है ना तो कारण और ना तो प्रभाव, तो देखिए डी का जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पुरुष, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 पुरुष, ना तो कारण ना तो प्रभाव।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दिव्यांगता वर्गीकरण के ICF प्रतिमान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से शामिल किए जाते हैं। पहला, कार्य प्रकार एवं संरचनाएं, जीवन के सभी क्षेत्रों में भागीदारी या शामिल होना, पर्यावरणीय कारक, दिव्यांगों के लिए बनाई गई नीतियाँ या सरकार के वित्त पोषक। और यहाँ पे आपको कोड दिया गया, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, तो सबसे पहले ए होगा दिव्यांगता वर्गीकरण के ICF प्रतिमान के अंतर्गत निम्न में से किसको शामिल किया गया। तो पहला ए, कार्य प्रकार एवं संरचना, कार्य प्रकार एवं संरचना को शामिल किया गया है। फिर बी, जीवन के सभी क्षेत्रों में भागीदारी या शामिल होना, सभी क्षेत्रों में भागीदारी या शामिल होना। और सी में है पर्यावरणीय कारक, इन तीनों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कतिपय संगठन की प्रक्रिया में बदलाव हेतु आवश्यक कार्यों को इंगित करने वाला स्थान कौन सा है। संगठन को अशिथिलीकरण अपनाना चाहिए, बदलाव की प्रथम प्रकार की चिंता में कमी लाई जानी चाहिए, गैर बदलाव की द्वितीय प्रकार की चिंता में वृद्धि लाई जानी चाहिए, या डी, किसी नवाचार प्रक्रिया को अपनाया जाना जिसका परीक्षण किया जा सके, ई, बाधक एवं चालक बलों के विश्लेषण आधारित चर्चा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ए, बी, सी। ए, बी, सी में देखिए क्या है। ए में है संगठन को अशिथिलीकरण अपनाना चाहिए, बदलाव की प्रथम प्रकार की चिंता में कमी लाई जानी चाहिए। सी में है गैर बदलाव की द्वितीय प्रकार की चिंता में वृद्धि लाई जानी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, गुणवत्ता आश्वासन के लिए एडवर्ड डेमिंग ने निम्नलिखित क्या किया था। गुणवत्ता आश्वासन के लिए पहला तो है नए दर्शन को स्वीकार करना, निरीक्षण पर निर्भरता को समाप्त करना, खराब कार्य निष्पादन हेतु बाध्य करना, कार्य के दौरान प्रशिक्षण दिया जाना और भय मुक्ति। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, ए, बी, डी, ई। यानी गुणवत्ता आश्वासन के लिए एडवर्ड डेमिंग ने नए दर्शन को स्वीकार करना, निरीक्षण पर निर्भरता समाप्त करना और कार्य के दौरान प्रशिक्षण दिया जाना और भय मुक्ति, इन चारों होगा। खराब कार्य निष्पादन हेतु बाध्य करना ये नहीं होगा। ठीक है, आधारिक सिद्धांत के सृजन हेतु क्रम चिन्हित करें। पहला, कूट लेखन और वृत्तीकरण। बी में है आवश्यक प्रतिचयन और आंकड़ा संग्रहण संबंधी निर्णय लिया जाना। सी में है इसकी संगति के कारक मूल चरों को चिन्हित करना। डी में है वर्गीकरण एवं तुलना। ई में है सिद्धांत सत्यापन एवं सामान्यीकरण या विसृजीकरण। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसका जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा डी, बी, ए, डी, सी, ई। ठीक है, यानी इसमें जो है सबसे पहले आपका होगा आधारिक सिद्धांत के सृजन के क्रम हेतु क्या पहला होगा, पहला हो जाएगा बी, आवश्यक प्रतिचयन और आंकड़ा संग्रहण संबंधी निर्णय लिया जाना। उसके बाद होगा कूट लेखन और वृत्तीकरण, आवश्यक प्रतिचयन और आंकड़ा संग्रहण संबंधी निर्णय लिए जाना, फिर कूट लेखन और वृत्तीकरण। इसके बाद आपका आ जाएगा वर्गीकरण एवं तुलना। ठीक है, देन आएगा इसकी संदिप्ति के कारक मूल चरों को चिन्हित करना। ठीक, इसके बाद आपका हो जाएगा ई, सिद्धांत सत्यापन एवं सामान्यीकरण विसृजीकरण, विसृजीकरण। ठीक है, सिद्धांत का सत्यापन, सामान्यीकरण और विसृजीकरण, यानी लास्ट में हो जाएगा सत्यापन करना। ई जो है आखिरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, मानव पूंजी सिद्धांत में निम्नलिखित किन पर जोर दिया गया है। कर्मचारियों की सुरक्षा, कर्मचारियों की अभिप्रेरणा, शिक्षा पर निवेश, कर्मचारियों की सेवारत शिक्षा, कर्मचारियों की भर्ती। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा इसका आंसर तो होगा आपका सी। ठीक है, इसका आंसर होगा सी, बी, सी, डी। बी, सी, डी में देखिए बी में क्या है, कर्मचारियों की अभिप्रेरणा, मानव पूंजी सिद्धांत में
सबसे पहले कर्मचारियों की अभिप्रेरणा पर ध्यान दिया जाएगा, उसके बाद शिक्षा पर निवेश, और उसके बाद होगा कर्मचारियों की सेवारत शिक्षा। ठीक है, तो ये हो जाए। नेक्स्ट है 79, कोई बजट तैयार करते समय निम्नलिखित में से कौन से बिंदुओं को अनिवार्य माना जाता है। ठीक है, अगर कोई बजट तैयार किया जा रहा है, राजस्व का, संस्थान के उद्देश्य, व्यय, समुदाय को शामिल करना, शिक्षकों का वेतन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा बी। क्या होगा? बी। ABC। ए में है राजस्व। अगर कोई बजट तैयार कर रहे हैं तो सबसे पहले राजस्व का ध्यान रखा जाएगा, उसके बाद संस्थान का उद्देश्य, और उसके बाद आपका हो जाएगा व्यय। मतलब आय, राजस्व, व्यय, संस्थान के उद्देश्य, ये तीनों का रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध दर्शन में प्रतीत्य समुत्पाद की अवधारणा को निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता स्पष्ट करती है। तो 80 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए में बोल रहा है, इस संसार में सब कुछ सौपाधिक और सापेक्ष है। बी में है, परमार्थिक दृष्टि से संसार और निर्वाण के बीच कोई अंतर नहीं है। सभी बाहरी रूपों से की उत्पत्ति वास्तविक है, बाहरी रूप से चरम वास्तविकता से रहित नहीं है, और सभी बाहरी रूप धर्म सापेक्ष है और उनकी कोई वास्तविक उत्पत्ति नहीं है। यहाँ पे उस कूट दिया गया है, और उसके अकॉर्डिंग कौन सा लग रहा है आपको, तो जो होगा ऑप्शन सी होगा, ए, बी और ई। यानी बौद्ध दर्शन में प्रदीप्त समुत्पाद की अवधारणा को कि क्या क्या विशेषता है, तो समुत्पाद की अवधारणा का सबसे पहला है, इस संसार में सब कुछ सौपाधिक और सापेक्ष है। क्या है? सभी। और नेक्स्ट है बी में, परमार्थिक दृष्टि से संसार और निर्वाण के बीच कोई अंतर नहीं है। नेक्स्ट है, सभी बाहरी रूप सापेक्ष है, उनकी कोई वास्तविक उत्पत्ति नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, अभिकथन ए, किसी देश की सूचना प्रणालियाँ उसके शोध, विकास और नवाचार से संबंधित वृद्धि को समर्थन प्रदान करती है। तर्क दिया है, प्रदान क्या सही है? कारण है, विकास हेतु सूचना एक बुनियादी निविष्ट है। यहाँ देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, तो नेट UGC के अकॉर्डिंग होगा ए, और ये सही भी है।